वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही आपके इनकम टैक्स बिजनेस प्रोफेशन हेड में आज हम प्रोफेशनल पर्सन की स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि बिजनेस के लिए तो आपको बताया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के और इस तरह से डिसअलाउड को ऐड करके और ये सब। अब प्रोफेशनल पर्सनस हैं। प्रोफेशनल पर्सनस यानी कौन? जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, या फिर एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स, या फिर इंजीनियर्स, यदि इनकी फर्म है, ठीक, और वो अपनी प्रोफेशनल इनकम को पे टैक्स जब दें तो वो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, तो इसे आप समझें ज़रा। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहता है। देखिए, जैसे आपने 11th 12th या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना, रिसिप्ट एंड प्रॉफिट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ करके ये पढ़ा होगा। स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई, ज़रूर चैप्टर पढ़ा होगा आपने। तो उसी पे बेस्ड है, एक्चुअल रिसिप्ट एक्चुअल पेमेंट पे बेसिस है, हाँ, वास्तविक प्राप्ति वास्तविक भुगतान। यहाँ पर एक प्रोफेशनल पर्सन की ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल रिसिप्ट्स, यानी कि जो वास्तव में प्राप्तियाँ हैं उसके टोटल में से आप क्या घटा देंगे? एक्चुअल पेमेंट्स। ठीक है, वास्तव में जो भुगतान किए गए वो आप अलग कर दीजिए, रिलेवेंट टू हिज प्रोफेशनल इनकम होनी चाहिए, है ना। तो उसका पेमेंट जो आपने किया वो माइनस कर दिया, तो ये जो बचेगा आपका पॉजिटिव डिफरेंस जो बचेगा वो उसकी प्रोफेशनल इनकम कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी भैया? प्रोफेशनल इनकम या पेशे से आय। ठीक, बस इतनी सी बात है। तो अब यहाँ पर एक्चुअल रिसिप्ट में प्रोफेशनल पर्सन्स के एक्चुअल रिसिप्ट्स क्या हो सकती हैं, क्या क्या, ठीक। जैसे कि यदि मान लीजिए एक डॉक्टर साहब के यहाँ पे आप गए, तो डॉक्टर की रिसिप्ट क्या होती है? ठीक है, आपको डॉक्टर से पूछना नहीं है कि डॉक्टर साहब बताइए कि आपकी रिसिप्ट्स क्या है। ठीक है, अंडरस्टूड है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि दवाइयों के विक्रय से प्राप्त राशि। ठीक, अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब दवाई बेचते हैं, ठीक है, यदि मान लीजिए कभी कभी रहते ना कि वो उनकी तरफ से भी दवाइयाँ दी जाती हैं, या उनकी क्लिनिक के बाजू में उनका ही एक स्टोर बना के रखते हैं वो, जहाँ मेडिसिन स्टोर, वहाँ से भी दवाइयाँ मिलती हैं। तो उनको वहाँ पे दवाइयाँ सेल करने से जो भी इनकम हुई या रिसिप्ट प्राप्ति हुई वो इधर लिखी जाएगी। और क्या? कंसल्टेंसी फीस रहती है। कंसल्टेंसी तो आपके सीए की भी रहती है, इंजीनियर्स की भी रहती है। ठीक है, यानी परामर्श शुल्क जिसे कहते हैं। तो परामर्श जो शुल्क दिया उन्होंने, परामर्श किया, आप एक क्लाइंट पहुंचता है, एक पेशेंट पहुंचता है प्रोफेशनल पर्सन के पास में, तो वहाँ पर उन्होंने जो 5 मिनट 15 मिनट जो भी आपसे बातचीत की, आपकी समस्या का निदान किया, वो परामर्श कहलाता है। और परामर्श के बदले में परामर्श शुल्क लिया जाता है, तो वो उनकी रिसिप्ट है, प्राप्ति मानी जाएगी। ठीक है, आ रहा है? कोई भी एकदम बहुत ज़्यादा एक रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है यहाँ पे, सामान्य सी बात है जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। कॉमर्स के साथ में यही थोड़ी सी अच्छी सी बात कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस बुरा है, लेकिन कॉमर्स में ये कि जो हम सामने अपने डेली लाइफ में देखते हैं वही सब बातें किताबों में लिखी, वही सब बातें हम आपको बोर्ड पे बता देते हैं, वही आपको दिमाग में बिठा लेंगे, और कुछ है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में है विजिटिंग फीस, है घर जाने का शुल्क है। यदि डॉक्टर साहब जो है पेशेंट को देखने के लिए घर जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता है ना, पेशेंट यदि सीरियस हो तो डॉक्टर साहब जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे, तो वो उनकी रिसिप्ट मानी जाएगी। ऑपरेशन फीस, ऑपरेशन कर रहे हैं यदि हॉस्पिटल में जाके, तो वो ऑपरेशन फीस उनकी रिसिप्ट है। नर्सिंग होम चार्जेस हैं, ठीक है, जानते हैं यहाँ पे ना। फिर उसके बाद में रोगियों से, पेशेंट से किसी प्रकार की, ये खास ध्यान रखना, पेशेंट से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वो उनकी रिसिप्ट या इनकम मानी जाएगी। देखिए, यहाँ पर पेशेंट से, क्लाइंट से यदि इस प्रकार के गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो इसलिए मिल रहे हैं उनकी प्रोफेशनल पोजीशन के कारण। ठीक है, डॉक्टर साहब ने अच्छा कर दिया आपको, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, सीए ने आपका ऑडिट बहुत बढ़िया कर दिया, आप जहाँ इनकम टैक्स के मामले में फंसे चले जा रहे थे, ट्रिब्यूनल कोर्ट तक पहुँच गए थे, आपके सीए ने आपका पक्ष बहुत अच्छे से रखा, तो आपने सीए साहब को कुछ गिफ्ट्स दिए, तो वो प्रोफेशनल पोजीशन के कारण आप गिफ्ट दे रहे हैं।
रिलेटिव्स होने के कारण नहीं। यदि रिलेटिव्स होने के कारण दे रहे हैं तो फिर वो एक अलग इशू है, लेकिन प्रोफेशनल स्टेटस के कारण दिए जा रहे हैं तो वो उसकी रिसिप्ट या इनकम मानी जाएगी। आ रहा समझ में? तो इस तरह से ये रोगियों से ऊपर, और एक और नया जोड़ दिया, कोरोना इलाज करने की फीस तो फीस है, चाहे किसी प्रकार के इलाज करने की डॉक्टर साहब ने। ठीक, चलिए फिर उसके बाद में एक वकील या एक सीए की दशा में क्या हो सकती है रिसिप्ट, तो वही सब मिलता जुलता, मुकदमे की फीस है ये, ठीक है। फिर ऑडिट फीस है, अंकेक्षण का शुल्क है, ये उनकी प्राप्ति हैं। फिर और क्या है, मुवक्किलों क्लाइंट से किसी प्रकार का गिफ्ट मिल रहा है या कोई कंसल्टेंसी फीस तो है ही, बड़ी सी बात है। तो वही है जो आप देख पा रहे हैं कि जो एक प्रोफेशनल पर्सन को जितनी भी प्राप्तियां हो रही हैं वो एक एक आइटम करके हमें उनको जोड़ लेना बस हो जाए, ठीक है। हालांकि कुछ घटाना भी है, सिर्फ जोड़ना ही नहीं है। फिर उसके बाद में अब माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल पेमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसकी कहानी आप समझिए। जैसे कि एक हॉस्पिटल या डॉक्टर साहब के मामले में आप समझे दवाइयों की लागत है, कॉस्ट है जो उसकी, वो माइनस करेंगे, वो खर्चा है उनका। फिर उसके बाद औषधालय का किराया या चैम्बर का किराया, क्लिनिक का रेंट है या आपका चैम्बर है, जैसे कि प्रोफेशनल पर्सनस बनवा लेते हैं ना अपने चैम्बर से रहते हैं, या तो उनकी खुद के ऑनरशिप के रहते हैं या वो रेंटल बेसिस रहते हैं। तो जो भी ये किराए यदि ऑनरशिप वाले हैं तो फिर उसका म्यूनिसिपल टैक्सेस लग रहा हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस लग रहा है उस प्रीमाइसेस की, तो वो माइनस हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आगे लिखा भी है, ये मरम्मत का व्यय, बीमा का, नगर पालिका, भवन पर हिरास, ये सब है ना। कंपाउंडर रखे, कंपाउंडर है, नर्सेस हैं, क्लर्क्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, इनको सैलरी देनी पड़ रही होगी तो ये माइनस होगा। फिर आपने प्रोफेशन से रिलेवेंट कोई किसी प्रकार का लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो माइनस होगा, ठीक है। स्टेशनरी यूज़ हो रही है ऑफिस है तो स्टेशनरी यूज़ होंगी, बनी सी बात है। जनरल एक्सपेंसेस की जा रही, रूटीन एक्सपेंसेस या मिसलेनियस विविध प्रकार के व्यय, तो वो होंगे, माइनस होंगे। फिर कार्यालयीन उपयोग के लिए किसी प्रकार के वाहन का उपयोग किया गया तो चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, उन पर किसी प्रकार का खर्चा या फिर डेप्रिसिएशन है तो वो माइनस होगा। बट रिलेवेंट टू हिज प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो अपने पर्सनली कहीं घूम रहे हैं और यहाँ खर्चा माइनस करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद में सर्जिकल इक्विपमेंट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है, ये डेप्रिसिएशन ध्यान रखना आपको कि किस पे कितना लगना है। तो सर्जिकल इक्विपमेंट्स पे 15%, 15 नॉट 50, 15% की दर से। फिर ऐसी बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, आपने देखा होगा ना डॉक्टर साहब को भी मंथली जो जर्नल्स है, एक प्रकार की किताबें आती हैं उनको, सीए के पास भी आएंगी, वकील के पास भी, एडवोकेट्स के पास में भी आती है, तो उनका पे है तो उनका खर्चा कैसे, तो उस पर 40% के रेट से डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मतलब कौन सी है, एनुअली वाले। और उसके बाद में पत्र पत्रिकाएं आती मैगजीन्स पे तो उन पे 100%। तो इस तरह से बस छोटी सी कहानी थी ये कि आपको प्रोफेशनल पर्सन्स की एक्चुअल रिसिप्ट का टोटल करना, करेंगे कैसे वो अभी सवाल में समझ में आ जाके न्यूमेरिकल्स करेंगे जब हम, तो जितना भी प्राप्ति उनको जोड़ लो, एक एक करके ऐसे जोड़ते जाओ, फिर एक्चुअल पेमेंट में एक एक इकट्ठा जोड़ के फिर इकट्ठा घटा दो, एक एक करके जोड़ के इकट्ठा घटा दो, बस आधा सब, बस इतनी सी कथा है। तो आप इसको समझें, सवाल आएंगे तो अपन इसको ज़रूर बनी सी बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू।